देखिए, आज हम चर्चा करेंगे। कल हम चर्चा कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो मुख्य पात्र है वो राज्य है। इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो एक तरह से राज्य का अध्ययन किया जाता है कि कोई भी देश, इसका मुख्य केंद्र बिंदु वो देश है, और उस देश के जो भी अध्ययन किया जाता है उस देश की राजनीति के बारे में, वो एक तरह से उसकी भौगोलिक परिस्थिति, उसकी सांस्कृतिक परिस्थिति, उसकी आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखे हुए इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो प्रधान पात्र है वो है राज्य। दूसरा, इसमें राष्ट्रीय हितों का बहुत ध्यान रखें। हर देश की एक विचारधारा होती है कि अपने राष्ट्रीय हित के प्रति वो सोचे, अपने देश की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता को बनाए रखे, और इसी आधार पर वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है, कोशिश करता है कि उसकी स्वाधीनता, उसकी एकता और अखंडता पर किसी दूसरे देश द्वारा कोई आक्रमण नहीं किया जाए, उस पर निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं। यानी कि ये हर देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सरकार का मुख्य दायित्व है कि वो अपनी, अभी एक नया संकट आया है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन दोबारा से आ गया, तो जितने भी देश के, जिन भी देशों के लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उन लोगों को अपने देश तक पहुंचाने की उनकी मुख्य जिम्मेदारी है, और इसके लिए वो प्रयत्नशील हैं। तो यानी कि राष्ट्रीय हित, किसी भी देश की जो राष्ट्रीय हित है वो एक तरह से सर्वोपरि है। वो अपने हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा प्रयत्नशील रहता है, अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखने में उसका मुख्य होता है। इसके बाद में आता है शक्ति का। देखिए, जो भी राष्ट्र ज़्यादा पावरफुल है, शक्ति प्रधान है। अगर उस राष्ट्र के पास शक्ति है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका दबदबा है। अगर वो राष्ट्र शक्तिशाली नहीं है, वो दूसरे राष्ट्रों और गरीब है, अशिक्षा, पिछड़ापन, निर्धनता, बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो निश्चित रूप से उसको अपने संबंधों को बरकरार रखने में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो पावर, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दूसरे देशों, किसी भी देश के शक्ति पर डिपेंड करता है। निश्चित है कि वो शक्ति बरकरार रहे, उसका दूसरे देशों के साथ अच्छा। आज संयुक्त राज्य अमेरिका की और सोवियत संघ की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दादागिरी क्यों है? क्योंकि वे राष्ट्र शक्तिशाली है, उन राष्ट्रों के पास पावर है। वो राष्ट्र अपने हितों की रक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विश्व के संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र जैसी संस्थाओं में अपना दबदबा कायम रखने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। और यही कारण है कि राष्ट्रीय शक्ति, किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन किए बिना, पावर, शक्तिशाली जितने विकसित देश हैं, चाहे वो विश्व का कोई भी संगठन हो या किसी भी गुट में उनका दबदबा था। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का, रूस का, चाइना का, क्योंकि इनके पास सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो पावर है। और जो बाकी राष्ट्र हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 200, उनके पास में वीटो पावर या शक्ति नहीं है, इसलिए वो देश कमजोर। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि शक्ति भी का अध्ययन करना भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत जरूरी है। कमज़ोर राष्ट्र होता है, निर्बल राष्ट्र होता है, उस पर कोई भी शक्ति कभी भी आक्रमण कर देती है, उसको एक तरह से अपने अंतर्गत औपनिवेशिक बना के रख सकती है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का मुद्दा बहुत लंबे समय तक चला। कंबोडिया संकट, अरब इजराइल संघर्ष आज भी चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व की दोनों महानतम शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। इजराइल का समर्थन अमेरिका करने लग जाता है, अरब राष्ट्रों के सर्वे सोवियत संघ, हालांकि आज वो रूस रह गए। तो यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो राजनीति है, तो उसके आधार पर हम इसको एक तरह से, तो ये भी एक मेन समस्या है कि शक्तिशाली होना हर देश की एक महत्वाकांक्षा भी होती है, और वह अपना दबदबा कायम भी रखना चाहता है। ये भी विदेश नीति का अध्ययन,
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर देश किसी दूसरे देश के साथ में संबंध बनाना चाहता है। अगर उसकी विदेश नीति सुदृढ़ होगी, सिद्धांतों के आधार पर होगी, निश्चित रूप से वो देश आज आतंकवाद और आतंकवाद तालिबान के पक्ष में कोई भी जल्दी से कोई राष्ट्र समर्थन नहीं कर रहा कि अफगानिस्तान में तालिबान। कुछ राष्ट्र हैं जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, वो इस नीति का समर्थन विश्व के दूसरे देश भी उनका विरोध कर रहे हैं। तो विदेश नीति, किसी भी देश की विदेश नीति उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है। उसके संबंध उतने ही अच्छे होंगे जितनी उसकी विदेश नीति का आकलन सही तरीके से होगा। हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ शांति और सहयोग चाहता है, और भारत जैसा देश तो नेहरू जी के पंचशील के सिद्धांत पर आधारित है। तो उसमें तो उसकी नीति हमेशा से ये रही है कि जीव और जीने दो, वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत के आधार पर उसकी नीति हमेशा से रही। इसके बाद में आता है आर्थिक उपकरणों का। देखिए, जितने संसाधन होंगे, आर्थिक संसाधन होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध उतने अधिक मजबूत होंगे। इसलिए आर्थिक व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमें हमारी मुद्रा को बहुत ही सस्ती मात्रा में स्थान प्राप्त है, जबकि यूरो, डॉलर और पाउंड जैसी जो मुद्रा है विकसित देशों की, उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची दर पे है। आज $1 में 70 रुपये, 1 पाउंड में 100 रुपये। तो यानी कि ये जो आर्थिक संसाधन हैं, अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक कंडीशन, प्रति व्यक्ति आय अगर कम होगी किसी भी देश की और एक विकसित देश की, हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है परंतु उस मात्रा में संसाधन नहीं है। इसलिए आर्थिक जो संसाधन हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। ये भी सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और क्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे यूरोपीय साझा व्यापार हो, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक हो, कोलंबिया योजना हो, विश्व व्यापार संगठन हो, हर देश की एक इच्छा होती है कि वो आर्थिक दृष्टि से इन सभी संगठनों का सदस्य बने और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता, न्यूनतम ऋण पर उसको आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। कोई देश नहीं चाहता है कि वो किसी सैनिक संगठन या सैनिक गुट का सदस्य हो, चाहे नाटो हो, सीटो हो, सेंटो हो, वर्षा। कुछ विकसित देश जो अमेरिका समर्पित और सोवियत संघ ने, बाकी आम देश की जो एक इच्छा होती है कि वो किसी भी राष्ट्र के सैनिक संगठन में सम्मिलित नहीं, क्योंकि उसको तो अपने अंतर्राष्ट्रीय अगर आज नाटो और सीटो में सम्मिलित तो साम्यवादी विचारधारा के लोग उस देश का विरोध करेंगे, और अगर वार्सा पैक्ट में अगर कोई देश सम्मिलित है तो पूंजीवादी राष्ट्र उसका विरोध करेंगे। तो सैनिक संगठन भी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और क्षेत्रीय संगठन का भी इनमें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन है, जैसे राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके सभी देश सदस्य हैं। आज हर देश की इच्छा रहती है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बने और उस पर अपनी कार्य करे। तो यानी ये जो राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी जो संस्थाएं हैं, उनमें ये जो राजनीतिक संगठन है और उसके माध्यम से वो देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है। जितने एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के जितने विकासशील राष्ट्र हैं, वो अपनी आवाज़ को संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच, महासभा के मंच के माध्यम से, उनकी हमेशा, देखिए, विकासशील राष्ट्रों की हमेशा ये डिमांड रहती है कि विकसित राष्ट्रों द्वारा कम से कम ब्याज पे, कम से कम रेट पे उनको सुविधाएँ उपलब्ध हो, ऋण दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो, विकासशील राष्ट्र की मुद्राओं को विकसित राष्ट्रों की मुद्रा के बराबर माना जाए, दर्जा दिया जाए, और जितने भी जो विकसित राष्ट्रों के संसाधन हैं, विकासशील राष्ट्र की हमेशा डिमांड है कि वो उनको उपलब्ध करवाई जाए, कि उनकी मजबूरी है, वो निर्धनता, बेरोजगारी और बहुत लंबी परतंत्रता के बाद स्वतंत्र है, तो उनकी एक महत्वपूर्ण मजबूरी यह भी है। कुछ प्रादेशिक संगठन है, जैसे अरब लीग है, अमेरिका राज्यों का संगठन है, अफ्रीकी एकता संगठन है, सार्क है, एशियान है, ये कुछ विकासशील राष्ट्रों के संगठन भी, इनकी हमेशा से मांग यही है, सार्क और एशियान के जितने भी जो सदस्य राष्ट्र हैं, कि विकसित राष्ट्रों, चाहे G15 हो, चाहे G77 हो, जितने विकसित राष्ट्रों के संगठन है वो इसके सदस्य बने, और नहीं भी बने तो इनकी डिमांड ये रहती है कि हमेशा इन राष्ट्रों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान किया जाए और उनके न्यूनतम, देखिए, हर राष्ट्र की, विकासशील राष्ट्रों की मजबूरी ये है कि वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, अशिक्षा है, पिछड़ापन है। अब जैसे अफ्रीकी एकता संगठन, अफ्रीकी देशों का एक संगठन, हमारे समस्या है कि काले और गोरे का भेद होता है इस अफ्रीका राष्ट्र में, भुखमरी भी ज़्यादा है, निर्धनता ज़्यादा है, तो यहाँ इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए विकसित राष्ट्रों द्वारा, यह भी इनकी सांस्कृतिक और अन्य संघ जैसे यूनेस्को है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO,
कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व में पर्यावरण शुद्ध हो, सभी के स्वास्थ्य विकसित हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए ये जो WHO, इसमें हमने विकासशील राष्ट्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की जाए WHO द्वारा। और जितनी भी जो बीमारियां हैं उनसे अगर विकासशील देशों के लोग ग्रसित हैं तो विकसित राष्ट्रों द्वारा उन देशों की हेल्प की जाए ये इनका मुख्य उद्देश्य है। यानी सांस्कृतिक और यूनेस्को जैसा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मजदूरी की दर सभी देशों में एक तरह समान है, और जिसके लिए इन संगठनों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाए, ये भी एक तरह से। तो ये थे कुछ प्रादेशिक और आर्थिक यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और संगठन। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं गैर राजकीय कार्यकर्ता जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों का अध्ययन होता है। जितनी भी जो बहुराष्ट्रीय निगम कंपनियां हैं वो विकासशील देशों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लान लगाएं, जिससे वहाँ के देशों को रोजगार प्राप्त हो, पर्याप्त मात्रा में उनका वेतन मिले, और इन निगमों के द्वारा एक ऐसा काम किया जाए बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा कि उन विकासशील देशों में, यानी हमारे भी यह है कि हम जैसे भारत जैसे देश में रह रहे हैं, यहाँ की दूसरी कंपनियाँ हैं, विदेशी कंपनियाँ हैं, और यहाँ पर्याप्त मात्रा में हमें रोज़गार उपलब्ध कराया जाए और उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। परंतु विकसित राष्ट्र की मजबूरी है कि उसी देश में वो कंपनियाँ या अपना निवेश करना चाहेगा जहाँ उसको बेनिफिट होगा। तो ये भी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियंत्रणों का अध्ययन, जो नियंत्रणक हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के, उनका अध्ययन करने पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण बल दिया गया है। कानून का अध्ययन करना कि विश्व के जो कानून हैं उनका सभी के द्वारा पालन किया जाना चाहिए, और उस कानून के तहत ही दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करें। उस दायरा में अगर मान लीजिए ये है अंतर्राष्ट्रीय में कि पर्यावरण प्रदूषण है, इसका पालन होना चाहिए हर देश द्वारा। आतंकवाद का विरोध होना चाहिए हर देश द्वारा। अफगानिस्तान में जैसे ये जो सैनिक जितनी भी जो ये आतंकवादी संगठन हैं एक तरह से, इनका विरोध हर देश करे, अब एक देश इसका समर्थन करे। तो ये थी कुछ बातें आज के जो MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस में हमने आपको डिस्कस किया।